बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में चैप्टर नंबर 1 उसका पहला पोर्शन डाइजेस्टिव सिस्टम वो हमने कवर कर लिया है। उसके डिजीज़ रहते हैं, डिसऑर्डर्स भी जिसको हम कह सकते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। रेगुलर वीडियोस के लिए मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। कुछ दिनों से कर रहा हूँ और आगे चल के करूँगा। जर्नल साइंस के सारे जो हैं क्लासेस के जर्नल साइंस के लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगा यहाँ पर। क्लास 6 हो, क्लास 7 हो, क्लास 8 हो, उसके बाद जी 9th क्लास की बायोलॉजी और केमिस्ट्री अपलोड करूँगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपना लेक्चर ऑन ह्यूमन डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में लेक्चर नंबर 2 क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला जो डिसऑर्डर पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है डायरिया। डायरिया जी लूज ऑफ मोशन को कहते हैं। इसको मेडिकली डायरिया का नाम दिया हुआ है, लेकिन आम जबान में लोकल लैंग्वेज में हम इसको लूज मोशन कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक प्रोसेस हमने पढ़ के आए हैं 6-7 उनमें स्टेप हैं, वो जो है डाउनवर्ड जो है वो फास्ट होने लगते हैं। नीचे से डाउनवर्ड इट्स मीन के एनएस से लेकर जो है स्टमक तक जो है ये प्रोसेस जो है फास्ट होने लगता है। डाउनवर्ड रिदम जो है तमाम ज़्यादा इनकी स्पीड हो जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। इसमें इसकी वजह कुछ जो ये है कि कुछ मैक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड में होते हैं या वाटर में होते हैं, वो जी चले जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में और उनको ख़राब कर देते हैं, उसको फास्ट कर देते हैं। इसलिए भी होता है कि एबनॉर्मल सीक्रेशन ऑफ जूसेस, जो जूसेस थी, जो लिवर पेंक्रियाटिक जूसेस, उनकी जो एबनॉर्मल सीक्रेशन है, उनकी सीक्रेशन कम हो जाती है, वो ज़्यादा निकल आते हैं। इस वजह से भी ये डायरिया हो सकता है। डायरिया में जी हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है, इट्स मीन के लॉस ऑफ वाटर हमारा ज़्यादा निकल जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला है केमिस्ट्री में H2O। और साल्ट्स भी हमारा जो है वो ज़्यादा निकल जाता है डायरिया में। इसमें जो है बॉडी फंक्शन ह्यूमन बीइंग के नॉर्मल नहीं रहते और जो है ह्यूमन बीइंग जो है वीक फील करता है, वीकनेस उसको आ जाती है। उसके बाद है जी डायरिया के प्रिवेंटेशंस के हमें क्या करना चाहिए। डायरिया से बचने के लिए हमें ख़राब पानी जी कंटेनमेंट वाटर मीन्स ख़राब पानी जो है ज़्यादा देर तक पड़ा हुआ पानी हमें वो नहीं पीना चाहिए। हमें हमेशा जो है बॉइल्ड वाटर जिसको उबाल कर और फिल्टर करके पानी को पीना चाहिए। फ्रूट्स वगैरह हम खाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह हम पका के खाते हैं, उनको जी प्रॉपर नमूने से धोकर अच्छे तरीके से हमें उनको खाना चाहिए। वॉश यूर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, अपने हाथों को जो है प्रॉपर तरीके से जो है खाना खाने से पहले धो लिया करें। यूज़ प्रॉपरली वॉश्ड यूटेंसिल्स, इट्स मीन के जिस चीज़ से आप हाथ साफ़ करते हैं और जिस चीज़ से आप हाथ धोते हैं वो भी साफ़ होने चाहिए। उसके बाद है जी डोंट यूज़ प्रोलॉन्गेटेड इम्प्रॉपरली स्टोर्ड वाटर, ज़्यादा देर तक सेफ पड़ा हुआ वाटर भी ना पिएं, वो भी हार्मफुल होता है। उसके बाद है जी ये डिजीज़ डिसऑर्डर यहाँ उसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन जो है डायरिया का रिवर्स प्रोसेस है। इसमें जो है प्रोसेस डाइजेस्टिव प्रोसेस जो हैं वो तमाम ही ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। उसकी वजह से जो है द अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन्स इन रेक्टम फॉर लॉन्ग पीरियड।
रेक्टम में जो है अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ होता है, उसमें जो है एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाती है, वाटर उसमें से ज़्यादा निकल जाता है, इसलिए एज अ रिजल्ट द फिश टर्न इनटू हार्ड मास विच आर डिफिकल्ट टू पास आउट एंड अक्वायर्स पेन। इसकी वजह से फिशेस जो निकलती हैं उसकी वजह से पेन भी होता है और वो एक हार्ड जो है शक्ल वो इख्तियार कर लेती हैं, हार्ड बन जाती हैं, हार्ड स्टेट में बन जाती हैं, सॉलिड स्टेट में बन जाती हैं। उनकी वजह कॉन्स्टिपेशंस की जो है हम कौन-कौन सी चीज़ें से अवॉइड करें या कौन-कौन सी चीज़ें खाएँ जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा हमें। ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए और डॉक्टर साहब जो है हमें साल्ट और ओआरएस वगैरह भी लिख के देते हैं डायरिया के दौरान, इसमें भी हमें जो है वाटर ज़्यादा लेना चाहिए। यूज़ फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स, कुछ फाइबर्स होते हैं वो जो है फूड हमें लेने चाहिए। उन फूडों में कुछ इस तरह के फाइबर्स होते हैं वो हमें लेने चाहिए या दूई वगैरह फाइबर वगैरह हमें वो खाना चाहिए। प्रोसेस ऑफ एगिस्टेशन मस्ट बी डोंट प्रॉपरली ऑन डेली बेसिस। एगिस्टेशन जो प्रोसेस है हमारा आपको पता है वो जो है हमें प्रॉपर नमूने से कोशिश करनी चाहिए उसकी। उसके बाद है जी इस चैप्टर का पोर्शन नंबर 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही डीप है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही जो है प्रॉपर नमूने से डिफाइन किया हुआ है बड़े क्लासेस में, बड़े ग्रेड्स में, लेकिन यहाँ पे जो है लेवल 7 है तो उसके हिसाब से जो बुक में लिखा हुआ है सिर्फ हम वही पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन में पहले ही इन्होंने सवाल एक पूछ दिया है कि क्या आप जानते हैं होते हैं तो एनर्जी खर्च होती है या कौन-कौन सी चीज़ें जो हम करते हैं उसमें एनर्जी हमारी ज़ाया हो रही होती है। योर बॉडी इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क व्हाइल स्लीपिंग लाइक बीटिंग ऑफ हार्ट, मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमिनेटरी कैनाल में जो है इन सब चीज़ों में हमें बहुत ही ज़्यादा मिकदार में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अभी चलते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। रेस्पिरेशन इज़ अ biochemical process during which simple carbohydrates like glucose are broken down and to release energy। एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मीन ग्लूकोज जो है उसकी रिएक्शन होती है, वो एनर्जी रिलीज करता है, साथ में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है रिलीज करता है। अब आगे चल के पढ़ते हैं कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन एंड फूड फॉर रेस्पिरेशन। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स कि हर जानदार, हर चीज़ जो जानदार है उसको ऑक्सीजन और फूड चाहिए रिस्पिरेशन के लिए। फूड जो है कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फूड हमने पहले ही पढ़ लिया है इस चैप्टर के पहले सेक्शन में। और जो ऑक्सीजन है वो जी हम रिस्पिरेटरी सिस्टम से जो है ऑब्टेन करते हैं। ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम से जो है हम ऑक्सीजन जो है ऑब्टेन करते हैं। देन आवर सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड फूड टू दी सेल। जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो ऑक्सीजन और फूड जो है सेल को सप्लाई करता है, सेल को देता है। वेयर ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन रिलीज एनर्जी। जहाँ पर सेल में इट मीन्स के जहाँ पर सेल में ग्लूकोज जो है कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है ग्लूकोज के साथ, फिर वो एनर्जी रिलीज करते हैं। इस जो है प्रोसेस में वाटर और जो है डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर जो है निकलते हैं। अभी इसका इक्वेशन पढ़ते हैं। इक्वेशन केमिस्ट्री में हम इक्वेशन ज़्यादा पढ़ते हैं। इक्वेशन बहुत किस्म की होती हैं, रिएक्शन बहुत ज़्यादा किस्म की होती हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, ठीक है जी। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। उनको रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन के साथ। अभी यहाँ पे जो है ये जो है इस तरफ से जो है ग्लूकोज यहाँ पे आप देख रहे हैं और ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हमने उनका रिएक्शन करवाया और जो प्रोडक्ट हमें मिला वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है।
और वाटर मिला, H2O जो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उसके बाद जो हमें एनर्जी मिलती है वो भी जो है हमारे यूज़ होती है सेल की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, सेल की जो है प्रोडक्शन के हिसाब से, सेल की रिपेयरिंग के हिसाब से एनर्जी हमारी यूज़ होती है, ब्रीथिंग में एनर्जी यूज़ होती है, हाँ, ब्लड सर्कुलेशन में एनर्जी यूज़ होती है, बॉडी के फंक्शन में जो है एनर्जी यूज़ होती है, एनर्जी इन दी फॉर्म में मिलती है हमें ATP। उसके बाद है जी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम है कि ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज होता है एलोवेला टू ब्लड, एलोवेला से ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज होता है ब्लड में, फ्रॉम द ब्लड ऑक्सीजन देन ट्रांसफर टू ऑल आवर बॉडी। एलोवेला ये है, यहाँ से जो है ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है ब्लड में और ब्लड से जो है ऑल आवर बॉडी सेल्स में चला जाता है ऑक्सीजन थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए हम ऑक्सीजन लेते हैं। द फॉलो चार्ट बिलो शो द पाथवे ऑफ ऑक्सीजन विद इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो एक चार्ट दिया हुआ है इन्होंने, ये जो आप देख रहे हैं कि चार्ट इन्होंने दिया हुआ है ये वाला, ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारी को डिफाइन करता है कि ऑक्सीजन आता कहाँ से है। ऑक्सीजन जो है हम नेजल कैविटी से लेते हैं, इट्स मीन कि हम नाक के जरिए से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, वो फिर ऑक्सीजन चला जाता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स के जरिए से वो ऑक्सीजन चला जाता है लेरिंग्स में, लेरिंग्स यहाँ पे दिखाई हुई है, ये है और ये है फेरिंग्स, यहाँ पे जो है फेरिंग्स वो ट्यूब के जरिए से, फेरिंग्स पाथवे के जरिए से नेजल कैविटी, फेरिंग्स, देन जी लेरिंग्स, देन जी ट्रेकिया, ब्रॉन्ची और ट्रेकिया में चला जाता है और राइट प्राइमरी ब्रोंची में चला जाता है ऑक्सीजन। उसके बाद जी है एलोवेला में जो है ऑक्सीजन पहुंच जाता है, एलोवेला के जरिए से सारे ऑल ओवर द बॉडी सेल्स में ये ऑक्सीजन चला जाता है। ये ऑक्सीजन का एक पैटर्न है, ये जो है सिर्फ 7 क्लास के लेवल की इन्होंने दी हुई है, इससे ज़्यादा भी इससे और कुछ भी बहुत सारा, ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, कंफ्यूज कर देता है। इसमें ट्रिकी जो है एक कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं वो हम आगे चल के सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ ये अभी यहाँ पे समझना है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को हम कंबाइन करते हैं, उनकी रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है और उसके बाद हमें एनर्जी मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये इक्वेशन आपने याद कर लेनी है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है 2 प्रोसेस होते हैं, एक ब्रीथिंग होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। उससे पहले गैसेस एक्सचेंज से पहले हम ब्रीथिंग पढ़ लेते हैं। ब्रीथिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसमें रिब के डायफ्रागम आ गया, थोरेसिक कैविटी और जिसे हम चीस्ट कैविटी भी बोलते हैं। उनके प्रॉपर्टीज समझने से पहले हम ब्रीथिंग की डेफिनेशन प्रॉपर हम पढ़ लेते हैं कि ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी। ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को जो है अंदर लेते हैं। इट्स मीन कि हम अगर सांस लें, सांस को खींचें, सांस को अपनी ओर खींचें, एक लंबी सांस को अपनी ओर खींचें तो इसमें ऑक्सीजन हम टेकन इनसाइड द बॉडी करते हैं, सराउंडिंग से जो है वो ऑक्सीजन ले लेते हैं अपने अंदर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट फ्रॉम द बॉडी, और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं अगर हम सांस छोड़ते हैं। लंबी सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी लंबी। उसके बाद है जी ब्रीथिंग रिक्वायर 2 प्रोसेस, ब्रीथिंग में जो है 2 प्रोसेस हैं। ब्रीथिंग में जी है टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन, अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो इसको इनहेलेशन कहते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ बॉडी करते हैं तो इसको एक्सहेलेशन करते हैं। अब इसमें जो मेन पार्ट्स हैं ब्रीथिंग में वो आ जाता है, रिबकेज आ जाता है। रिबकेज इसका जो इम्पोर्टेंट काम है वो है कलेक्शंस ऑफ बोन्स दैट प्रोटेक्ट द डायलेटेड लंग्स, लंग्स को जो है प्रोटेक्ट करता है। रिबकेज बोन्स को जो है किस्म के बोन्स को कलेक्ट करता है और लंग्स को जो है प्रोटेक्ट करता है। डायफ्रागम आ गया, एक मस्कुलर शीट है। उसके बाद है थोरेसिक कैविटी, से चीस्ट कैविटी भी कहते हैं, ये जो है प्रोटेक्ट करता है सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। उसके बाद जी आ गया, ये हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं
gases exchange the exchange of gases between alveoli and blood capillaries is called gases exchange. गैसेस एक्सचेंज मीन कि अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस हो जाए तो गैसेस एक्सचेंज करें अल्वेला और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान, इसको हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है वो पढ़ते हैं। It is possible to respire without oxygen. Yes, G, it is possible. Small microorganisms like fungi, like bacteria, respire without oxygen. This process is called anaerobic respiration. N means without, aerobic means oxygen, respiration means respiration. It's mean कि the process called anaerobic respiration without oxygen. If oxygen is used in the respiration process is called aerobic respirations, means with oxygen, like human being do aerobic respirations. Anaerobic respiration is used in the production of vinegar, चीज, ब्रीड etc. एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बहुत सारे फायदे हैं, हम वो करके विनेगर सिरका भी कहते हैं हम वो, और चीज वगैरह ब्रेड वगैरह कुछ सामान बना लेते हैं, अपने जो है काम की चीजें बना लेते हैं। उसके बाद है जी मेन डिफरेंसेस पढ़ेंगे हम ब्रीथिंग और बर्निंग में। उसमें जो है कुछ डिफरेंसेस दी हुई हैं, यहाँ पे हम आपको सही नमूने से पढ़ाएंगे डिफरेंसेस जो है ब्रीथिंग एंड बर्निंग के। चलते हैं तो फिर वो पढ़ते हैं। ब्रीथिंग क्या है? ये एक फिजिकल प्रोसेस है। एज इट फोर्सेस एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। ये जो है एयर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को आउट ऑफ द लंग्स एंड इनसाइड द लंग्स जो है बॉडी में एयर जो है पहुंचाने में लंग्स की तरफ, और उनसे जो है बाहर निकालने में ये ब्रीथिंग मदद करता है। ब्रीथिंग है, इसको प्रोसेस कहते हैं। बर्निंग प्रोसेस, इट इज अ केमिकल प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस है। इट बर्न्स एज इट बर्न फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें जो है फूड जो है बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। उसके बाद है जी इट एक्वायर्स ब्रीथिंग, इट एक्वायर्स इन द रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीथिंग होता है। और बर्निंग प्रोसेस इट टेक्स प्लेस इन द ऑल लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स में, एवरी लिविंग सेल्स में आप देखें ना, एवरी लिविंग सेल्स में ये जो है बर्निंग प्रोसेस होता है। ऑल लिविंग सेल्स मीन कि हम सेल्स को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सेल्स जो है इतने छोटे होते हैं, उनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ठीक है, सोचें कि एक इंसान में, एक ह्यूमन बीइंग में, एक होमो सेपियंस में कितने ज़्यादा सेल्स होंगे जिनको हम देख भी नहीं सकते। उनमें जो है प्रोसेस हो रहा है बर्निंग का। उसके बाद है जी ब्रीथिंग, इसके लिए एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है। और बर्निंग, उसमें से जो है हम एनर्जी रिलीज करते हैं। और ब्रीथिंग में हमें कुछ एंजाइम्स भी नहीं चाहिए, एंजाइम्स वगैरह इनकी जो है ब्रीथिंग के प्रोसेस को फास्ट अप करने के लिए। लेकिन बर्निंग प्रोसेस में हमें कुछ एंजाइम्स रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद है जी रेस्पिरेशन डिसऑर्डर, हम वो पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी और अस्थमा हो सकता है। हमें इन 3 बीमारियां ये है जो हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हैं बहुत सारी बीमारियां, लेकिन हम 3 कॉमन है हम पढ़ेंगे। कोल्ड मीन्स के ज़ुकाम आपको होता है जब आपके सर में दर्द रहता है, जो है वाटरी नोज होती है आपकी, वाटरी आइज होते हैं, और कुछ जो है आपको कमज़ोरी, अगर ज़्यादा ज़ुकाम हो जाए 3-4 दिनों के बाद तो है, और हल्का सा बुखार होने भी लगता है हमें। ठीक है जी, इसमें जो है ऑर्गन्स जो है रेस्पिरेटरी वो प्रॉपर नमूने से अपना फंक्शन नहीं करते, या उनको कोई डिसऑर्डर हो जाता है। उसके बाद है जी ट्यूबरकुलोसिस, इस मीन्स के टीबी। टीबी जो है एक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इट्स मीन कि ये लंग्स को, हमारे को इफेक्ट कर सकती है। उसको जो है एक इन्फेक्शन होता है लंग्स को, जिस बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन होता है, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस बैक्टीरिया के नाम पे के ऊपर ये डिजीज का नाम रखा हुआ है। इसमें जो है हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं,
इसकी वजह से हमें जो है कफ खांसी भी होता है और बुखार भी होता है। ये जो है ट्रांसमिटेड डिजीज है। इट्स मीन कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हो सकता है। ये किसी न किसी वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच सकता है। अगर आप जो है ब्लड, अगर उस पर्सन की जो है, अगर आप काफ़ी सारे टाइप्स हैं जिसकी वजह से ये बीमारी फैल सकता है। उसमें ये है कि आप यूजेज सिरिंज अगर दोबारा इस्तेमाल करते हैं या और कुछ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको जो है सेक्सुअल एक्टिविटी, उसकी वजह से भी ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकता है, या किसी भी और चीज़ से, या अगर उसका ब्लड जो है आपको लग जाए, आपके अंदरूनी हिस्से में उसका ब्लड जो है अगर आप कवर कर लें, उसका ब्लड जो है आप अपने जिस्म में डाल दें, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद जी इसके सिम्पटम्स, निशानियाँ कुछ ये हैं कि बंदे को कफ हो जाती है, उसको जो है खांसी हो जाती है बहुत ही ज़्यादा, उसमें ब्लड भी आ सकता है। ऐसा लगता है कि छाती जो है वो सिकुड़ रही है, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होता है, कमज़ोरी होती है, वज़न जो है वो गिरता रहता है, वज़न कम हो जाता है। अच्छा जी, रात को जो है अगर ये बीमारी है तो वो रात को स्वेटिस, रात को सर्दी भी होने लगती है बंदे को। ये बीमारी जो है ट्रीटेबल है, इससे जो है बचा जा सकता है। उसके बाद जी ये होता कहाँ पे है, ये पुअर लिविंग कंडीशंस में होता है, जो बैक्टीरिया को फैसिलिटेट करते हैं उस ग्रो होने के लिए, जो बैक्टीरिया की मदद करते हैं ग्रो होने के लिए। बैक्टीरिया आपको याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम टू ग्रो। इट्स मीन कि अगर आपके सराउंडिंग में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ख़राब पानी पी रहे हैं आप, या मौसम जो है बिल्कुल ख़राब है, वहाँ पे रहने के काबिल नहीं है, गंदा पानी हुआ है, कुछ भी हो सकता है इसमें जो है। अच्छा जी, उसके बाद है इस्थमा। इस्थमा जो है एक सीरियस जो है एक डिजीज़ है, जिसको हम क्रोनिक डिजीज़ भी कहते हैं। ये ब्रोंचियल ट्यूब की डैमेज और उसकी जो है स्वेलिंग, अगर वो सूज जाए तो उसकी वजह से हो सकता है। ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ है। इट्स मीन कि ये जेनेटिकली जो है वेरी करता है। अगर आपके किसी खानदान में है तो आपको हो सकता है, अगर आपको है तो आगे चल के किसी आपकी आने वाली नस्ल में भी हो सकता है। अच्छा जी, ये जो है एक एलर्जिक बीमारी है। ये होती है ह्यूमिडिटी की वजह से, अगेंस्ट कोल्ड, जुकाम की वजह से भी हो सकती है, या कुछ ज़्यादा ही पॉल्यूशन वाला इलाका है तो वहाँ पे भी हो सकती है। इसमें जो है पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ होती है, कुछ और सिम्टम्स होते हैं, कुछ और निशानी है इस बीमारी की। चीस्ट टाइटनेस और पेन, लगता है छाती ऐसे सिकुड़ रही है, या छाती में दर्द भी हो सकता है। उसके बाद है जी, इससे बचना जो है वो काफ़ी जो है इजी नहीं है, लेकिन इसकी जो कुछ सिम्टम्स हैं, इट्स मीन कि इसके कुछ इस बीमारी को कुछ कंट्रोल में किया जा सकता है। पुअर प्रॉपर प्रॉपर कंडीशन से जो है इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है।